उधर हवेली में दक्ष के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। रघुनंदन प्रताप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और उनके सामने एक औरत जो कि दक्ष से काफी मिलती जुलती शक्ल लिए हुए है बैठी है। दक्ष, बाबा साहेब आप हर बार ऐसे ही हमारे हर कंटेनर की बर्बादी पर चुप हो जाते हैं, लेकिन इस बार पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लगा दी गई है और आप अच्छे से जानते हैं कि ये काम उस 2 कौड़ी लड़की और बृजेंद्र सिन्हा के पोते का है। फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? सामने बैठी औरत उठी और बोली, बाबा साहेब, इसी धंधे के लिए हमने अपने भाई तक को भी नहीं बख्शा, तो ये तो एक 2 कौड़ी की पैदाइश है, इसे हम क्यों छोड़ देंगे? अब हम इसका फैसला कर चुके हैं, उस लड़की और सिन्हा परिवार को बर्बाद होना होगा। हमारे हर नुकसान की भरपाई उन्हें करनी होगी। बाबा साहेब उठते हैं। मुंह बंद करो तुम दोनों अपना। यह साम्राज्य तुम लोगों का नहीं, मेरा है। मैं हूं इसका राजा और ये निर्णय मैं लूंगा कि क्या किया जाए। वो 2 कौड़ी की पैदाइश नहीं, रघुवंशी खानदान की बेटी है। उसके बारे में तुम दोनों ने एक और शब्द कहा तो तुम दोनों नहीं जानते कि मैं क्या कर बैठूंगा। दूसरी बात, बृजेंद्र सिन्हा का पोता अब इस घर का होने वाला दामाद है, इसीलिए उसके बारे में बुरा सोचना भी तुम दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। अगर मेरे पोते और पोती नहीं चाहते कि वो इस काले साम्राज्य का हिस्सा बने तो ऐसा ही होगा। तुम दोनों अगर उन्हें मारने जाओगे तो खुद ही बिना पैरों के आओगे। दक्ष ने सिर्फ मुंह खोलने की हिम्मत की थी, उसके बाद पूरी रात जेल में बिता कर आया। सूर्य प्रताप रघुवंशी की बेटी है वो, उसे हाथ लगाना मतलब जलते ज्वालामुखी में खुद ही जाना। अपने इन बड़े बड़े मंसूबों को खुद तक ही सीमित रखो। मैं बहुत अपनों को खो चुका हूं, अब अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं खो सकता। जो बर्बाद होना है, जितना बर्बाद होना है, हो जाने दो। आखिर ये उसी के दादा का है। फिर जो बचेगा उसे मैं खुद ही सरकार के हवाले कर दूंगा। आज से और अभी से ही सारे इल्लीगल काम बंद हो जाने चाहिए। मैं खुद जाऊंगा अपनी पोती और पोते को लाने। इसके अलावा अब इस घर में और कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर रघुनंदन प्रताप कमरे से बाहर चले जाते हैं। दक्ष उस बैठी औरत के बगल में बैठते हुए, बाबा का तो दिमाग घूम गया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से इस जमी जमाई विरासत को खोने नहीं दूंगा। आप क्या कहती हो दीदी? ये सामने बैठी औरत कोई और नहीं, सूर्य प्रताप और दक्ष की बहन शांतनी थी, जो कभी दुनिया के सामने नहीं आई पर इस साम्राज्य के हर हिस्से की हिस्सेदार थी। शांतनी, अगर बाबा का दिमाग खराब हो गया है तो खराब दिमाग के साथ ही बाबा को भी ठिकाने पर लगा दो। इन्हें बहुत शौक है बुढ़ापे में अपने नाती पोतों को खिलाने का। एक काम करो, इन्हें भी इनके बेटे के पास ही भेज दो। इस धंधे को बंद करना एक बेवकूफी भरा फैसला है, जो कि मोह माया में फंसा बुड्ढा ही कर सकता है। इसीलिए इनकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दो। समझ गए ना तुम दक्ष? एक जहरीली मुस्कान लिए उस औरत ने कहा। दक्ष, दीदी लेकिन वो हमारे बाबा हैं। शांतनी, तो सूर्य प्रताप भी तो हमारा भाई था, उसे भी तो तुमने ही मारा था और आकर बाबा के सामने घड़ियाली आंसू रोकर तुमने बताया था कि वो एक्सीडेंट में मारा गया। जब तुम अपने बाबा से झूठ बोल सकते हो तो दुनिया से झूठ बोलने में क्या समस्या है? और इससे तुम्हें बाबा की विदाई मुफ्त में मिल जाएगी। इसीलिए जितना कहा है उतना करो। रघुनंदन प्रताप को तो पता भी नहीं था कि उसी के पाले हुए सांप आज उसे ही मारने की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर अपने ही पिता को मारने की साजिश रच डाली थी। जो दुनिया वाले और खुद अनाहिता रिधिमा बाबा साहेब को सूर्य प्रताप की मौत का जिम्मेदार कह रहे थे, वो असल में उन्होंने किया ही नहीं था। असल में वो इसके बारे में जानते ही नहीं थे। उन्हें भी धोखे में ही रखा गया था। ठीक ही कहा जाता है कि अक्सर हमारी कब्र वही बनाता है जिसे हम अपना सबसे करीबी मानते हैं। वही रघुनंदन प्रताप के साथ हो रहा था। अनिरुद्ध हिमानी को लेकर घर पहुंचता है। मिस्टर व्यास घर पर ही थे। हिमानी को देखते ही मिस्टर व्यास के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वे ऋचा जी को आवाज लगाते हैं। यही तो वो चाहते थे कि अनिरुद्ध खुद किसी लड़की को उनसे मिलवाए। आज तो वो लड़की को लेकर ही घर आ गया था। मिस्टर व्यास के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देखकर अनिरुद्ध उनके बगल में बैठते हुए, क्या बात है पापा, इतनी बड़ी मुस्कान? इतना तो खुश आप शादी की पिक्स में भी नहीं थे। मिस्टर व्यास, बेटा बड़ा हो गया मेरा,
लड़की मिलाने के लिए खुद ही लेकर आ गया। खुश होना तो बनता है। अनिरुद्ध, ओहो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई है, क्योंकि मिशन में इसने हमारी हेल्प की है और फिलहाल इसकी जान को खतरा है। इसीलिए मुझे हमारे घर से बेहतर जगह कोई मिली नहीं। अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिए और ये फालतू की बातें सोचना बंद कीजिए। अभी एक बेटे की बारात देखकर खुशी नहीं मिली आपको, जो मेरा भी बैंड बजाने वाले हो? ऋचा जी अंदर से आते हुए, प्रॉब्लम क्या है बैंड बजाने में? बड़ा तो तू हो ही गया है, और अब तो देख तेरी दोस्त ने भी सगाई कर ली। बाकी बातें बाद में, पहले मुझे भी तो दिखाओ लड़की। कहते हुए उन्होंने पीछे खड़ी हिमानी को आगे खींच लिया। बिगड़े बड़े बाल, काजल से सनी बड़ी आंखें, हल्के गुलाबी लेकिन सूखे हुए होंठ, परफेक्ट हाइट, आंखें जिनमें बहुत कुछ छिपा था। चेहरे पर हंसी के बावजूद कोई भी समझ सकता था कि उसके मन के अंदर एक अलग ही लड़की चल रही है। ऋचा जी ने उसे देखा और देखते ही रह गई। ऋचा जी, कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इसने अपनी ऐसी हालत क्यों कर रखी है? अनिरुद्ध, माँ प्लीज, वो जैसी है वैसी खुश है। आप उसे भी अपना मत बना लेना, वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ है। तभी रिया वहाँ आती है। अनिरुद्ध जाकर रिया को गले लगाता है और कहता है, भाभी, माँ को फुर्सत ही नहीं है, प्लीज आप मेरे लिए खाना लगा दीजिए। रिया, हाँ पर ये लड़की कौन है? तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड है क्या? वैसे प्रिटी है। अनिरुद्ध, भाभी आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ है। बाकी आप लोगों को जो पूछना है उसी से पूछना। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, यहाँ की बकवास से मेरा सर दर्द होने लगा है। खाना लग जाए तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। कहते हुए अनिरुद्ध अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाते ही अनिरुद्ध ने अपनी टी शर्ट उतारकर बेड पर फेंकी और बोला, पता नहीं मेरे घर वालों को क्या हो गया है, किसी भी लड़की को देखते ही इन्हें मेरी शादी का ख्याल आता है। कौन बताए इन्हें कि मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अनाहिता से प्यार करता हूँ और उसी से करता रहूंगा। फिर भी जरूर इस लड़की में कोई तो बात है, कुछ तो है उसके अंदर जो मुझे उसकी तरफ खींचता है, और अपनी इस फीलिंग को छुपाने के लिए हर बार उस पर चीखता हूँ। भले ही मैं कितना भी उसे गद्दार बोलूं, लेकिन वो गद्दार नहीं है। जिस तरीके से उसने हमारा साथ दिया, लगता नहीं वो साहिब का भला चाहती है। ऐसा लगता है वो उनके साथ होने का बस दिखावा कर रही है। मुझे हर बात जाननी होगी और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। मेरा प्यार सिर्फ अनाहिता है और वही रहेगी। मुझे किसी के लिए भी कुछ नहीं सोचना। कहते हुए अनिरुद्ध बाथरूम में चला गया। एरिश के ऑफिस में फोटोशूट होना था, जो आरूही की ड्रेसेस के लिए था, लेकिन मेन टाइम पर मॉडल नहीं आई थी, जिसके कारण आरूही ने निक्की को ही अपना मॉडल बना लिया था। एरिश और बाकी सब बस निक्की को देख रहे थे। निक्की काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती थी इन सब में, लेकिन ये उसकी जॉब का हिस्सा था, इसीलिए उसे ये करना जरूरी था। फोटोशूट होने के बाद एरिश, आरूही, अपनी सेक्रेटरी अलीशा और निक्की के साथ डिनर के लिए बाहर आ गए थे। आरूही ने एरिश को आज ही निक्की को अपनी फीलिंग बताने के लिए कहा। एरिश श्योर नहीं था कि निक्की उसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, फिर भी उसने आज ये करने का डिसीजन ले लिया। निक्की को लेकर एरिश लखनऊ के फेमस होटल की टेरेस पर था। निक्की बार बार पूछ रही थी कि यहाँ पर कौन सा क्लाइंट आने वाला है। हल्की शाम हो चुकी थी। डूबता हुआ सूरज माहौल को बेहद खूबसूरत बना रहा था। एरिश ने टेरेस पर फूलों से टेबल सजा रखी थी। उस पर कैंडल्स उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। निक्की ये सब देखकर हैरान थी। इन सब को देखते ही निक्की वापस जाने लगी, लेकिन जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया, एरिश ने उसके हाथों को पकड़कर खुद घुटनों पर बैठ गया और बोलने लगा, जानता हूं तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो इस वक्त, बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग हो, पर क्या करूं, इस अलगाव ने ही मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींचने की कोशिश की है। पता नहीं कब कैसे, लेकिन मुझे तुमसे प्यार। निक्की, इस शब्द को बोलने की दोबारा कोशिश भी मत करना। आप सिर्फ मेरे बॉस हैं। मेरी ही गलती है जो मैंने आपसे दोस्ती की। मुझे नफरत है इस प्यार नाम के शब्द से। प्यार आखिर है क्या? सिर्फ जिस्म से खेलने का एक धंधा? क्या कहा अभी आपने? मेरी अलग शख्सियत ने ही आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट किया? ये कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। आप जानते ही कितना है मेरे बारे में, जो आप मुझसे प्यार कर बैठे। अगर मैं अभी आपको कह दूं कि मैं वर्जिन नहीं हूं,
तो आपका प्यार हवा में फुस करके गायब हो जाएगा। एरिश, ये मेरा अट्रैक्शन नहीं है, प्यार है तुमसे मुझे। अगर सिर्फ बॉडी की बात होती तो बहुत सी लड़कियां हैं इस चीज के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे उस खूबसूरत दिल से प्यार है जो कितने ही दर्दों को खुद में समेट कर बैठा है। क्या कहा तुमने? तुम वर्जिन नहीं हो? सच कहूं, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ तुमसे, निक्की। लेकिन मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी बस मेरे दोस्तों के लिए है, क्योंकि ये जिंदगी उनकी ही दी हुई है। पता नहीं किस पाप के चलते मेरे माँ बाप ने मुझे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। तब मेरे दोस्तों ने मेरा हाथ थामा था। ऐसे ही एक लड़के ने कॉलेज में भी मुझसे प्यार के बड़े बड़े वादे किए और फिर अपने 4 दोस्तों के सामने मुझे नोचने के लिए छोड़ दिया। कैसे यकीन करूं प्यार शब्द पर? इसके कोई मायने ही नहीं होते असल जिंदगी में। प्यार अनाहिता और पार्थ जैसा होता है, खूबसूरत, बेपनाह, सामने वाले की हर कमजोरी, हर कमी को जानते हुए भी उसको दिल की गहराइयों में समा लेना बेपनाह इश्क है। और मेरी सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारे दिल में मेरी पहले वाली इमेज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसीलिए इस प्यार के चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर दीजिए। इतना कहकर निक्की नीचे चली गई और एरिश टेरेस पर बैठे हुए जाती हुई निक्की को देखता रहा। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो जितना सोच रहा था, निक्की उससे भी कहीं ज्यादा दर्द में थी। वो दर्द जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। उसे जरूरत थी किसी अपने की, किसी ऐसे अपने की जो उसके हाथ को थाम कर दुनिया के सामने उसे इस बात का यकीन दिलाए कि हर लड़का सिर्फ उसके जिस्म की खूबसूरती ही नहीं, उसके मन की खूबसूरती को भी देख सकता है। यकीनन निक्की के लिए उसके दोस्त ही सब कुछ थे, पर निक्की को जरूरत थी एक पार्टनर की जो उसे पहले प्यार में मिले धोखे से उबार सके। एरिश ने खुद से वादा किया कि वो निक्की को उसके भयानक अतीत से छुटकारा दिलाकर रहेगा, फिर चाहे वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए या ना बनाए। वहां से निकलकर निक्की सीधे बड़े इमामबाड़े की शोर शराबे वाली जगह पर पहुंच गई। इस वक्त वो एरिश की कही हर बात को भूल जाना चाहती थी। उसने जाकर विस्की की एक बड़ी बोतल खरीदी और वहां से निकलकर एक सुनसान सी जगह पर आकर बैठ गई। वो लगातार शराब की बोतल से शराब पिए जा रही थी और एरिश की कही बातों को दोहरा रही थी। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन निक्की अब तक घर नहीं पहुंची थी। घर में सब परेशान थे। पार्थ और कार्तिक निक्की की सेफ्टी के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता था निक्की किन दिनों से गुजर चुकी है। रात के 10 बजे भी निक्की घर नहीं पहुंची तो कार्तिक और पार्थ ने एरिश को कॉल किया। एरिश खुद भी अभी घर नहीं गया था। पूरे ऑफिस में वो अकेला था जब उसे पार्थ का कॉल आया कि निक्की अभी घर नहीं पहुंची। तो वो भागते हुए पार्थ और कार्तिक के पास पहुंचा। पार्थ और कार्तिक के साथ अनाहिता भी निक्की को ढूंढने निकली थी। एरिश के उतरे मुंह को देखकर अनाहिता ने पूछा, आज कुछ हुआ था क्या तुम्हारे और निक्की के बीच में या ऑफिस में? एरिश ने नजरें नीचे करते हुए उसे सारी बातें बता दी। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सच में सीरियस हो उसके लिए? अगर हां तो अब हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन अगर प्यार के अलावा कुछ और है तो दूर ही रहना उससे। एरिश, ये कुछ और नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सोचकर उसे दिल की बात बताई थी। वो जितने दर्द में है उतना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं बस उसका हाथ थामकर जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता हूं। मुझे पता है आप दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने पहले पार्थ को ही ये बात बताई थी। कार्तिक पार्थ की ओर देखता है तो पार्थ पलके झुकाकर हां का इशारा करता है। एरिश, ये सब मेरी वजह से है। अगर मैंने उससे वो सब बात नहीं करी होती तो वो भले दर्द में ही सही, लेकिन मुस्कुराती तो। आज मैंने उसके घाव को फिर से कुरेद दिया है। पता नहीं इतनी रात को वो कहां होगी। पार्थ, वो खुद को कुछ नहीं करेगी, जहां भी होगी सेफ ही होगी। बस ये पता करना है वो है कहां पर। काफी ढूंढने पर भी निक्की नहीं मिली तो पार्थ और कार्तिक बैठकर सोचने लगे कि आखिर निक्की जा कहां सकती है। अभी वो सोच ही रहे थे तभी अनाहिता के पास अनिरुद्ध का कॉल आया। अनाहिता ने जब अनिरुद्ध को निक्की के बारे में बताया तो अनिरुद्ध तेजी से घर से बाहर जाने लगा। उसे जाते देख हिमानी भी उसके पीछे हो ली। अनिरुद्ध,
तुम कहाँ चल रही हो? हिमानी, आप शायद भूल रहे हैं कैप्टन, मुझे हर वक्त आपके साथ रहना है। अनिरुद्ध, अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। अनिरुद्ध और हिमानी जल्दी से घर से निकलकर उस जगह पहुंचे जहां पार्थ, कार्तिक और बाकी सब थे। अनिरुद्ध, तुम सब यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? वो पागल लड़की बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ बैठी है, और तुम लोग अभी भी सोच रहे हो। तुमने उसका फोन ट्राई किया? कार्तिक, कई बार ट्राई किया, फोन नहीं पिक कर रही वो। अनिरुद्ध, तुम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो? कार्तिक, हाँ ये कर सकते हैं हम। और सारे पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर कार्तिक निक्की की लोकेशन ट्रेस करता है तो उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। वो सारे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचते हैं। एक ऊंचे से पत्थर पर पैरों को नीचे किए हुए निक्की पूरे नशे में थी। थोड़ी सी भी लापरवाही से वो नीचे खाई में गिर सकती थी। उन लोगों ने जब वहां पर निकिता को देखा तो उनकी जान में जान आई। तभी निक्की खड़ी हुई और अचानक से बैलेंस लूज होने के कारण वो नीचे गिरने ही वाली थी कि भागकर एरिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके साथ ही पार्थ और कार्तिक ने आकर निकिता को खींचकर अपने सामने खड़ा किया और कार्तिक ने बिना कुछ सोचे एक जोर का थप्पड़ निक्की के गालों पर दे दिया। निक्की ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी आंखों में आंसू भरे हुए कभी एरिश को तो कभी कार्तिक को देखती, और फिर वह भागती हुई जाकर पार्थ के गले लग गई। पार्थ ने इस वक्त कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। निक्की को गले लगाए बस वो उसकी पीठ थपथपाता रहा। निक्की ने अब हिचकी लेते हुए रोना शुरू किया और पार्थ के गले लगे ही रोती रही। कार्तिक अभी भी अपना हाथ देखे जा रहा था। पार्थ ने इशारा किया और कार्तिक ने आकर निक्की को अपने गले लगा लिया और गले लगाए ही उसे कहा, तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो निक्की? हम लोगों की जान निकल गई थी। इस वक्त कार्तिक की भी आंखों में आंसू थे। निक्की अब भी कार्तिक के गले लगी रो रही थी। एरिश अब एकटक खड़ा निक्की को ही देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि अगर अभी उसे थोड़ी सी भी देर होती तो निक्की का क्या होता। इसके आगे का सोचना उसके बस में था ही नहीं। उसका शरीर इस वक्त उसके बस में नहीं था। वो वहीं एक चट्टान पर बैठ गया। अनाहिता ने उसे ऐसे देखा तो उसके पास आ गई। एरिश का वो हर वक्त मुस्कुराता चेहरा पीला पड़ गया था। निक्की का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। नशे ने उसके दर्द को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। कार्तिक ने कसकर निक्की को पकड़ रखा था, लेकिन उसका शरीर झूल रहा था। जब निक्की का रोना बंद होता नहीं दिखा तो कार्तिक ने पार्थ को निक्की का हाथ पकड़ा दिया। उसे पता था सिर्फ पार्थ ही है जो निक्की को समझा सकता है। पार्थ ने निक्की को पकड़कर एरिश के बगल में बिठा दिया और खुद उनके बीच में बैठ गया। निक्की अब भी नशे में ही थी। उसने अपना सर पार्थ की गोद में रखा और सुबकने लगी। पार्थ ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसका सर सहलाने लगा। वहीं कार्तिक निक्की के दूसरी तरफ बैठ गया और निक्की ने उसके हाथों को थाम लिया। अनिरुद्ध और अनाहिता ने एक नजर निक्की को देखा और फिर एरिश को देखा। दोनों की आंखों में इस वक्त आंसू थे। बस ये था कि निक्की के पुराने जख्म वापस हरे हो गए थे। वहीं एरिश को निक्की का दर्द दे रहा था। लगभग 45 मिनट तक रोने के बाद निक्की बिल्कुल चुप हो गई। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे, यहां तक कि अब तो उसकी सिसकियां भी बंद हो चुकी थी। अनिरुद्ध भागकर गाड़ी से पानी लेकर आया। कार्तिक ने अपने हाथों से निक्की का मुंह धोया और उसे पानी पिलाया। जब निक्की कुछ होश में आई तो पार्थ ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुमने आज फिर वादा तोड़ दिया ना। तुमने कहा था कभी भी तुम बिना बताए कोई काम नहीं करोगे, और आज फिर तुम बिना बताए ये बोतल लेकर इस सुनसान जगह पर आकर बैठ गई। निक्की की पलकें नीचे थी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। कार्तिक ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, तू पार्थ की बातों का जवाब दे ना दे, तेरी मर्जी, पर मुझे एक बात बता दे आज, ये क्या है तेरा अकेले में रोना धोना? प्रॉमिस किया है बचपन से हमने, जो भी प्रॉब्लम होगी साथ में शेयर करेंगे। अरे तुझे नहीं पसंद है ये तो तूने मना कर दिया था ना, तो फिर यहाँ पर ऐसे बैठकर बोतल लेकर देवदास बनने की क्या जरूरत थी? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं कि दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं खुद तुझे यहां से धक्का दूंगा। बड़ी आई देवदास की एक्टिंग करने वाली।
अरे छोड़ ना जो हो गया उसे, लाइफ में हमेशा ऐसे ही रहेगी क्या? शक्ल देख जरा उसकी, बेचारी की आधी सांस नीचे और आधी ऊपर ही रह गई है। मुझे समझ नहीं आता ये तुम लड़कियों का सामने वाले को घुटनों पर लाना जरूरी है क्या? अरे जब वो बोल रहा है वो तेरे से प्यार करता है तो तू क्या उसे अपनी बीती बातों का हवाला देने लगी है? अगर उसे तुझसे प्यार होगा ना तो उसे किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर प्यार नहीं होगा तो तुझ पर ट्राई मारकर दूसरी पर ट्राई मारेगा। लेकिन मुझे तो ये बंदा यहीं बैठा दिख रहा है, इसका मतलब ये झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। तुझे इससे एक बार अकेले में बात तो करनी ही चाहिए। देख निक्की, लाइफ ना बहुत सिंपल है, बस हम लोग इसे अपनी गलतियों के चलते कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम हमेशा उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो भरोसे के काबिल नहीं होते हैं, और उनके दिए धोखे को एक ऐसे शख्स पर उतारते हैं जो सच में हमारी परवाह करता है। ये कहते हुए कार्तिक निक्की को देख रहा था। निक्की ने अपनी आंखें नीचे की और फिर पार्थ की तरफ देखा। इस वक्त पार्थ गुस्से में कम और निक्की की फिक्र में ज्यादा था। उसने कार्तिक की बातों को सही ठहराते हुए कहा, कार्तिक सच कह रहा है निक्की, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि तू बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले, पर अगर गलत को एक चांस दे सकते हैं तो सही बंदे को चांस देने में कोई बुराई नहीं है। अगर इसकी नीयत में जरा सी भी खोट होती तो ये तुझसे पहले मुझे ये बात नहीं बताता। पार्थ की बात सुन निक्की ने आंखें फैलाते हुए पार्थ की ओर देखा। पार्थ, ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था ये एरिश तुमसे प्यार करता है। मैंने इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था तुम इतनी तो मैच्योर हो चुकी हो कि सही और गलत में पहचान कर सको, लेकिन तुमने मेरी इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। घर पर बिना किसी को बताए अकेले में आकर बैठना, वो भी ड्रिंक करते हुए। अगर पापा या दादू को पता चला तो क्या कहेंगे वो तुम्हें, इसका जरा सा भी अंदाजा है? हम लोग जाहिलों की तरह पिछले 3 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सामने बैठा शख्स जिसे तुमने मुंह पर मना कर दिया, ये पागलों के जैसे खुद को दोषी मान रहा है। दूर खड़ी हिमानी इन सब को देखकर अलग सोच में थी। ये रिश्ते इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं, इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। और होता भी कैसे, जो बचपन से ही माँ बाप के प्यार से दूर रही हो उसे कहाँ रिश्ते नाते समझ आते हैं। ऐसा कोई शख्स था ही नहीं जिसे वो दोस्त कहती या अपना कह सकती। वो क्या थी ये सिर्फ वो ही जानती थी। कभी भी किसी ने उसे समझने या उसके दर्द को बांटने की कोशिश ही नहीं की थी। इन सबको देखते हुए अचानक उसकी निगाहें अनिरुद्ध पर आकर टिक गई। शुरू से ही हिमानी को अनिरुद्ध में एक अलग ही कशिश लगती थी। उसकी आंखों का खालीपन अक्सर उसे खटकता रहता था। अनिरुद्ध ने यूं एकटक हिमानी को खुद को देखते हुए देखा तो आईब्रोज ऊपर करके उससे उसका कारण पूछा। हिमानी ने ना में सर हिला दिया। अनाहिता, जो कि अब तक एरिश के पास बैठी थी, उसने पार्थ और कार्तिक को थोड़ी दूर हटने को कहा और जाकर निक्की के बगल में बैठ गई। उसने निक्की के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने उसे अपना सच तो बता दिया, पर काश उसका सच भी सुन लेती तो अच्छा होता। कभी भी खुद की बातों को सही मानने से पहले हमें उस शख्स की बात भी सुन लेनी चाहिए जो कि हमें प्यार करने का दावा करता हो, क्योंकि आज के टाइम में तुम्हारे अपनों के सामने तुम्हें अपना कहकर तुम्हारा हाथ थामने की हिम्मत सिर्फ उसी शख्स में हो सकती है जो तुम्हें दिल से चाहता हो। हालांकि हमारे साथ हमारी ऐसी कोई याद नहीं रही है, फिर भी हमें इस प्यार शब्द पर ही गुस्सा आता था। और अब देखो, जो है जैसे है तुम्हारे सामने है। कुछ देर के लिए हम यहाँ से थोड़ा दूर जा रहे हैं। तुम दोनों को जो कहना है, जो करना है, कह लो एक दूसरे से, लेकिन हमें आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं चाहिए। कहते हुए अनाहिता ने पार्थ और कार्तिक का हाथ पकड़ा और निक्की और एरिश का साथ छोड़ते हुए कार की तरफ बढ़ गई। अनिरुद्ध ने पलकें झपकाकर निकिता को सब कुछ कह देने को कहा और हिमानी को साथ लेकर उन तीनों के साथ कार में आकर बैठ गया। अब वहां सिर्फ एरिश और निक्की ही थे। उनके साथ में था गहरा सन्नाटा। निक्की को एरिश की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उन धड़कनों के साथ ही सुनाई दे रही थी एरिश की कही हर बात। निक्की ने हिम्मत करके एरिश की ओर देखा। एरिश की आंखें लाल हो रही थी और उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। निक्की ने थोड़ा आगे खिसक कर एरिश के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। एरिश ने कुछ देर तक निक्की की ओर देखा और फिर अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर खड़े होते हुए कहा, मुझे माफ कर देना। जब इन लोगों ने कहा तुम अभी भी घर नहीं आई तो मैं चाहकर भी खुद को तुम्हारे सामने आने से रोक नहीं पाया। मुझे पता है
तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे उन जख्मों को कुरेदने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी इन उदास आंखों में हर वक्त खुशी देखना चाहता था। पर मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरे रहने से प्रॉब्लम है तो मैं कल ही मां को कहकर हमेशा के लिए दिल्ली चले जाऊंगा। बस तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले करने वाली थी। निक्की ने बोलते हुए एरिश के होंठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, कितना बोलते हो तुम, चुप ही नहीं होते? आखिर इतने अच्छे क्यों हो तुम? आज के टाइम में हर किसी को सीता जैसी बीवी चाहिए, वहीं तुम मुझ जैसी लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। एरिश गुस्से में, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जैसी लड़की? तुम जैसी लड़की आज के टाइम में मिसाल है, जो इतने दर्द को समेट कर भी खुद के पैरों पर खड़ी है, और वो भी मुस्कुराते हुए। मुझे तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी सोच से प्यार है, और मरते दम तक रहेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो प्यार करके भूल जाएं। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार रहोगे। निक्की, आखिर ऐसा क्या है मुझ में जो तुम्हें मुझसे ही प्यार हुआ? एरिश, प्यार कुछ स्पेशल देखकर नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। पहली नजर में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, फिर भी हर बार कहने से डरता रहा। उसकी वजह शायद यही रिजेक्शन था जो आज हुआ। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, ना ही मैं तुम्हें कभी भी गलत कह सकता हूं। तुम मेरा पहला प्यार हो, और पहला प्यार हमेशा स्पेशल होता है। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी, मेरी हमसफर बनकर ना सही, एक खूबसूरत याद बनकर ही सही। अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगा कि तुम मेरी हो सकती हो, तो बस एक बार इत्तला कर देना। अब मैं जा रहा हूं, बस महादेव से एक प्रार्थना है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ की हर खुशी दें। कहते हुए एरिश जाने लगा, फिर पीछे मुड़कर कहा, लास्ट बार तुम्हें गले लगा सकता हूं क्या? और निक्की के कुछ कहने से पहले ही उसे कसकर अपने गले लगा लिया। एरिश के गले लगाने पर निक्की को वैसा ही एहसास हुआ जैसे अक्सर पार्थ या कार्तिक के गले लगने से होता था। एक सुकून भरा, परवाह करने वाले शख्स का एहसास दिला रहा था एरिश इस वक्त। उधर कार में बैठी हिमानी लगातार एरिश और निक्की के बारे में ही सोच रही थी। जब उसे अपनी सोच भारी लगने लगी तो उसने पार्थ और कार्तिक से पूछ ही लिया, हिमानी, आप दोनों उस लड़की से इतना प्यार क्यों करते हैं? मतलब उसकी भी तो फैमिली होगी ना, माँ पापा होंगे, फिर भी आप दोनों उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप दोनों के सिवा उसका कोई ना हो इस दुनिया में। कार्तिक, सच कहा तुमने, कोई नहीं है उसका हमारे सिवा इस दुनिया में। अपना कहने के लिए उसके पास सिर्फ हमारी फैमिली है और हम हैं। हिमानी ने उनकी बात सुनी और धीरे से दबे होठों से कहा, चलो कोई तो है उसका, यहां तो मरे जिए किसी को परवाह ही नहीं है। भले ही हिमानी ने दबे होठों से ये बात कही थी, लेकिन ये बात अनाहिता और पार्थ को सुनाई दे गई थी। अनाहिता ने हिमानी के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पर कई तुम्हारे अपने हो सकते हैं, बस जरूरत है अपनापन दिखाने की। हिमानी ने पार्थ की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी ये शेरनी बहुत प्यारी है। पहली मुलाकात में मुझे ये लड़की कम खूंखार शेरनी ज्यादा लगी थी, पर अब लग रहा है इसे इमोशंस भी समझ आते हैं। अनिरुद्ध ने हिमानी की बात सुनी और कहा, इमोशंस भी हैं और वादे पर खरा उतरना भी इसकी आदत है। पहले लोगों को प्यार से समझाती है, पर अगर कोई ना समझे तो शेरनी जैसे चीर फाड़ करने में टाइम भी नहीं लगाती। पार्थ, तुम किसे डरा रहे हो अनिरुद्ध? ये भी किसी शेरनी से कम नहीं है। पार्थ की इस बात पर सब मुस्कुरा दिया। हिमानी, इस कार में सिर्फ ये दो शख्स हैं जिन्होंने मुझे समझने का कुछ तो ट्राई किया। हिमानी की इस बात पर कार्तिक ने कहा, समझने का मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, पर अभी समझ साथ नहीं दे रही है, क्योंकि अभी समझ को मैं निक्की को समझाने के लिए छोड़कर आया हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ। और कार्तिक की बात खत्म होते होते एक बार फिर कार में हंसी की आवाज गूंज गई। हंसते हंसते अचानक हिमानी रुक गई और बोली, उन दोनों को अकेले छोड़कर आ गए हैं आप लोग वहां, सब ठीक होगा ना? कार्तिक और पार्थ साथ में, सब ठीक ही होगा,
हम जानते हैं हमारी निक्की को। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ने उसका प्यार पर से विश्वास थोड़ा हिला दिया है, पर कोई नहीं, एरिश उसे संभाल लेगा। अनिरुद्ध, अगर तुम्हें लग रहा है ये दोनों उसे ऐसे ही छोड़ आए हैं तो तुम गलत हो। इनसे बेहतर निक्की का अच्छा कोई नहीं सोच सकता। जरूर इन्होंने एरिश में कुछ तो बात देखी होगी, तभी तो इतना रिलैक्स लग रहे हैं। कार्तिक, सच कहा तुमने अनिरुद्ध। उसके पैरों को डगमगाते देख एरिश ने जिस फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा था, लगा नहीं था कि वो आने वाले 7 जन्मों में भी उसका साथ छोड़ेगा। हिमानी, लोग एक जन्म साथ निभा लें वही बहुत है, आने वाले जन्मों का किसने देखा है। हिमानी ने ये बात कुछ इस कदर कही कि सबका ध्यान उसकी तरफ चला आया। यहाँ एरिश ने कुछ देर तक निक्की को गले लगाए रखा और फिर अचानक उसे छोड़कर जाने लगा। अभी वो कुछ दूर ही चला होगा, तभी निक्की की आवाज उसे वापस सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो निक्की उसी चट्टान पर खड़ी थी जहां से थोड़ी देर पहले उसके पैर फिसलने वाले थे। इस बार एकदम किनारे पर थी, जहां से हवा का एक झोंका भी उसे नीचे गिरा सकता था। एरिश ने देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई। उसने वहीं से निक्की को इशारा करते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ खड़ी हो? अभी तक नशा उतरा नहीं। हवा का एक झोंका भी अभी तुम्हें मौत के करीब ले आएगा। पर निक्की तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, दोनों हाथों को फैलाकर बस आसमान की ओर देख रही थी। एरिश, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कुछ बोल रहा हूं। हटो तुरंत वहां से अभी, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे दोस्तों को फोन करने जा रहा हूं। निक्की, तुम तो जा रहे थे ना, तो वापस क्यों देख रहे हो? रास्ता उधर है, सीधे सीधे जाओ, रोड मिल जाएगा। एरिश, जाऊंगा तो मैं, लेकिन पहले तुम वहां से नीचे आओ। निक्की, नहीं, मैं यही ठीक हूं। और वैसे भी तुम्हें क्यों मेरी फिक्र हो रही है? मैंने तो तुम्हारा दिल तोड़ा है ना, इसीलिए मैं जीऊं या मरूं तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एरिश, तुम फालतू की बातें करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? निक्की, तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा है, सिर्फ सच्चाई बताई है, और सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर नहीं थी कोई फीलिंग तो जबरदस्ती लाती क्या? अब ये पागलों वाली हरकत छोड़कर सीधे से यहाँ आ जाओ। निक्की, ठीक है, अगर इतनी फिक्र है तो आकर पकड़ लो मुझे और हमेशा के लिए जाने का ख्याल निकाल दो दिमाग से। एरिश, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती निभाने में मैं यकीन नहीं रखता। जबरदस्ती के रिश्ते मौत से भी बदतर होते हैं। इसीलिए तुम अपने दोस्तों के साथ खुश रहो और अपनी यादों के साथ। तुम्हारे दोस्त यहाँ तुम्हें मेरे भरोसे छोड़कर गए हैं, इसीलिए कुछ भी करने से पहले उनके बारे में सोच लेना। निक्की, ये तो तुम सोचो, जिससे प्यार का वादा करते हो उसकी एक ना पर ऐसे ही चले जाओगे। एरिश, तो क्या करूं? जबरदस्ती करूं तुम्हारे साथ? अपने प्यार को थोपूं तुम्हारे ऊपर? ये मुझे नहीं आता। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे अपने मन को मनाया है। इसे दोबारा ख्वाब मत दिखाओ। जो हो नहीं सकता उसके लिए सोचने पर मजबूर मत करो मुझे। निक्की, अब तो तुम्हें देखना पड़ेगा ये ख्वाब, क्योंकि मेरी आंखों ने भी उन ख्वाबों की तस्वीर को धुंधली सी ही सही पर उनका दीदार कर लिया है। अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने का सोचा भी तो मैं खुद को इसी चट्टान पर बिना किसी सहारे के छोड़ दूंगी। एरिश, मुझे पता है तुम ये सब जो कह रही हो सिर्फ अपने दोस्तों की बातों को सुनकर कह रही हो, इसीलिए अब तुम्हारा मेरे प्यार को एहसान के तरीके से देखना मेरे प्यार की तौहीन है। मुझे इतना तो यकीन है कि अपने दोस्तों के लिए ही सही, पर तुम कुछ गलत नहीं करोगी। कहते हुए एरिश ने जैसे ही कदम बढ़ाया, निक्की ने अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए कहा, तो ठीक है, देखते हैं किसकी बात सही होती है। उसके पैरों के सिर्फ अंगूठे ही चट्टान पर अपनी पकड़ बनाए थे। उसकी इस पागलपंती को देखकर एरिश ने दौड़कर उसे चट्टान से इधर खींचते हुए एक थप्पड़ मारा। निक्की वापस एरिश को थप्पड़ मारते हुए, मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या? जिसे देखो वही बजा रहा है। इतनी देर से प्यार का राग अलाप रहे थे और अब जब हाँ बोल रही हूं तो भाव खा रहे हो। एरिश की आंखें अचानक से बड़ी हो गई और वो बस निक्की को ही देखने लगा। निक्की, ऐसे आंखें फाड़ कर देखने की जरूरत नहीं है। तुमने तो आज शाम को कन्फेस किया था। मुझे तो बहुत पहले से तुम्हारी इस फीलिंग के बारे में पता था। एरिश की आंखें और बड़ी हो गई। निक्की ने आगे कहा, याद है तुम्हें उस दिन जब हम गोमती ब्रिज पर गए थे और अनिरुद्ध को मुझसे बातें करते देख तुम वहां से चले गए थे? मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था।
लेकिन मैं अपने पास की वजह से कार्तिक और पार्थ के अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। फिर अनिरुद्ध आया मेरी लाइफ में। वो भी पार्थ और कार्तिक जैसे ही प्रोटेक्टिव था मुझे लेकर। वो एक भाई की तरह हर वक्त मुझे समझाता रहा। मेरे अतीत के दर्द धीरे धीरे हल्के होने लगे थे। अनाहिता, पार्थ, कार्तिक, नंदिनी और अनिरुद्ध, इन सबके साथ मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मेरे लिए इनका प्यार ही था सब कुछ। पर आज शाम को जब तुमने मुझसे वो बातें कही तो ना चाहते हुए भी मुझे मेरा अतीत खुद के अंदर खींच ले गया, और चाहते हुए भी मैं कुछ भी सही नहीं बोल पाई। मुझे लगा तुम चले जाओगे, पर तुम तो बड़े ढीठ निकले। मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गए और मेरे दोस्तों तक को इम्प्रेस कर डाला। अब तो तुम्हें सब पता है, इसीलिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी निभा पाओगे जो... निक्की कुछ कहती उससे पहले एरिश ने उसके माथे पर अपने होंठों को रख दिया और फिर उसके माथे को चूम कर उसे गले लगा लिया। दोनों को बिना कहे अपने अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। दोनों ऐसे ही गले लगे थे। तभी बाकी सब वहां पहुंच गए। उन्हें ऐसे देखकर अनाहिता, पार्थ, कार्तिक और अनिरुद्ध के चेहरे पर हंसी फैल गई। वहीं हिमानी ताज्जुब से कभी उन दोनों को देखती तो कभी इन तीनों को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कैसे कोई किसी को उससे भी बेहतर तरीके से समझ सकता है। पर यहां तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यकीनन पार्थ और कार्तिक निक्की को उससे भी बेहतर जानते थे। पार्थ और कार्तिक ने दौड़कर गले लगे एरिश और निक्की को एक साथ पकड़कर हग कर लिया और कार के पास खड़े अनाहिता और अनिरुद्ध ने एक दूसरे के हाथों को आपस में कस के पकड़ लिया। सच में उन लोगों की दोस्ती बहुत खास थी। हिमानी को अब इसके मायने काफी हद तक समझ आ चुके थे। साथ में उसे अनिरुद्ध की आंखों के खालीपन की वजह भी पता चल गई थी। निक्की और एरिश के इस कन्फेशन से सब बहुत खुश थे। कार्तिक ने बाकी सबको देखा और कहा, काफी चीजें हो गई हैं मेरे हिसाब से। अब तो भाई मुझे भूख लग रही है। किस किस को खाना खाना है या मोहब्बत से ही पेट भरना है सबको? खैर मेरा पेट तो भरेगा नहीं, क्योंकि मेरी मोहब्बत फिलहाल घर में सो रही होगी। इसीलिए अपने अपने क्राइम पार्टनर का हाथ पकड़ो और चलो, हजरतगंज की चाट पकौड़ी हमारा वेट कर रही है। कार्तिक की बात सुन एरिश और निक्की ने आंखें नीचे कर ली, जिसे देख अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आकर निक्की को गले लगाया और उसके कानों में कहा, बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। चलो माँ पापा को बता दूंगा, उनकी बेटी के कन्यादान का वक्त आ गया है। अनिरुद्ध की इस बात पर निक्की ने हल्के से उसकी पीठ पर एक मुक्का जमा दिया और धीरे से कहा, माँ पापा को तो छोटे बेटे की शादी का भी ध्यान रखना है। मेरी मानो तो पहले तुम आसपास में कोई अनाहिता जैसी ढूंढ लो। इस बात पर अनिरुद्ध मुस्कुरा गया। निक्की जानती थी अनाहिता को छोड़कर अनिरुद्ध के दिल में कोई नहीं आ सकती थी, पर ऐसे अकेले तो वो पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता था। उसके लिए भी किसी का होना जरूरी था, भले वह अनाहिता ना होकर अनाहिता जैसी ही कोई हो। और निक्की की नजर में अनाहिता जैसी कोई आ गई थी। आगे आकर अनिरुद्ध ने अनाहिता का हाथ पकड़ा। पार्थ और कार्तिक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और निक्की को एरिश के पास छोड़कर आगे जाने को बढ़ गए। तो निक्की ने पीछे से आवाज दी, अपनी औलाद को छोड़कर कहाँ चले? इतनी जल्दी पीछे छूटने वाला नहीं मुझसे। कार्तिक, अब तो तेरा पार्टनर बदल गया है ना, तो इसीलिए मुझे लगा। निक्की, ये ज्यादा लगना लगाना छोड़ दे कार्तिक, वरना मेरी जूती और तेरा मुंह, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने दूंगी मैं। बड़ा है लगाने वाला, बेटा ऐसा मारूंगी कि वर्दी भी नहीं पहन पाएगा। और जो थप्पड़ मारा था अभी तूने, उसका हिसाब बाकी है। गालों पर जेड क्वालिटी की सिक्योरिटी लगवा ले अपनी, क्योंकि उनका बचने का कोई चांस नहीं है। कार्तिक, डरा रही है तू मुझे? वैसे हाँ, डरा सकती है तू, पर क्योंकि तूने एरिश को हाँ बोला है, इसीलिए तुझे उसी का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। निक्की, जो भी हो उसका प्यार एक्सेप्ट किया, क्राइम पार्टनर नहीं बनाया। तुम दोनों मेरे क्राइम पार्टनर हो और तुम ही दोनों रहोगे। हाथ छोड़ के चल दिए दोनों कि चलो मुसीबत हटी सर से। इस जन्म में ना इस मुसीबत का हटना नामुमकिन है। चलो दोनों अपना अपना हाथ लाओ पास। कहते हुए निक्की ने दोनों के हाथों को आपस में जोड़ा और उस पर चढ़कर बैठ गई। उसकी इस हरकत ने एरिश के साथ बाकी सबके चेहरे पर भी हंसी ला दी। हिमानी और एरिश अकेले थे तो दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया और अनाहिता ने दोनों के हाथों को थाम लिया। और एक कार में निक्की, पार्थ, कार्तिक बैठे और दूसरी में एरिश, अनाहिता, अनिरुद्ध और हिमानी। जहां आज का दिन या यूं कहें रात
सिर्फ दोस्ती और प्यार के नाम थी। वहीं हवेली में साहिब की रात का बीतना मुश्किल हो रहा था। ध्रुव और अनाहिता को अपने साथ रखने के ख्याल ने ही उनकी खुशियां बढ़ा दी थी। रात के खाने पर शांतनी और दक्ष ने एक आखिरी कोशिश की साहिब के दिमाग को बदलने की। शांतनी, साहिब आप श्योर हैं कि वो लड़की हम लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी? और ध्रुव, वो तो खुद ही जानबूझकर हमसे दूर गया। आपको सच में लगता है कि आप उनसे कहेंगे और वो खुशी खुशी आपके साथ आ जाएंगे? जिस लड़की ने करीबन 15 बार आपके वेपन्स कंटेनर को आप तक नहीं पहुंचने दिया, वो इस घर में आपके साथ रहेगी? ये एक फालतू की सोच नहीं लग रही आपको? क्या गारंटी है कि आपके ये सारे गैर कानूनी काम खत्म कर देने पर वो आप पर भरोसा करेगी या आपके साथ रहेगी? हाँ, उल्टे नक्सलियों और हमारे वेपन सप्लायर इससे हमसे नाराज हो जाएंगे। साहिब, किसी के नाराज होने से रघुनंदन प्रताप रघुवंशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को चुटकियों में सुलझा लेंगे। और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बच्चों के आने से तुम दोनों खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे हो? टेंशन मत लो, एक बार उन्हें मुझ पर यकीन हो जाए फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी नजदीक आ जाएंगे। दक्ष, साहिब आपको बहुत जल्दी है उस वाहियात लड़की को इस घर की बेटी बनाने में, और आप चाहते हैं मेरा बेटा भी उसे अपनी बहन की जगह दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ये कारोबार बंद होगा और ना ही वो इस घर में आएगी। इस कारोबार का इकलौता मालिक मेरा बेटा है और उसकी हिस्सेदारी में मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपको इस घर में इतना बुरा लगता है और ये कारोबार आपको खलने लगा है तो एक काम कीजिए, 4 धाम की यात्रा पर चले जाइए। इसी बहाने आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे। इन नए रिश्तों का जो मोह जगाया आपको, कहीं ये आप पर भारी ना पड़ जाए। आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतनी उम्र निकाल ली विधायकी में, कहीं ऐसा ना हो आगे की उम्र कुछ ऐसे बितानी पड़े जैसे आपने कभी उम्मीद ना की हो। इसलिए जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दीजिए। ज्यादा ख्वाहिशें मत पालिए। इतने सालों में सिर्फ दक्ष रघुवंशी ही आपका बेटा है और आगे भी यही रहेगा। इसलिए नए रिश्तों के लिए हमारे सालों पुराने रिश्तों को खराब मत कीजिए। वरना आप जानते हैं मुझे खून बहाना पसंद नहीं, लेकिन बहाने पर आ जाऊं तो फिर रिश्ते की भी परवाह नहीं करता। दक्ष के आगे कुछ बोलने से पहले ही साहिब ने उसके गालों पर एक थप्पड़ जमा दिया। साहिब, तुमने आज जो बोला उससे तुम्हारी नीयत साफ साफ दिख रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने आस्तीन में इतने जहरीले सांपों को पाल रहा हूं। और अब जब घर में शेरनी के आने की बातें हो रही हैं, तो तुम लोग अपनी असली फितरत दिखाने पर आ गए हो। ये घर मेरा है, कारोबार मेरा है, मेरी फिक्र करने की जरूरत तुम जैसे लोगों को नहीं है। तुम दोनों बस अपनी अच्छाई के बारे में सोचो। अपना रंग दिखाकर तुम दोनों ने ये दिखा दिया कि इस घर के लिए तुम दोनों कितने वफादार हो। मैं कल सुबह ही लखनऊ जाऊंगा और शाम तक किसी भी तरह मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ इस हवेली में होंगे। तुम दोनों के पास कल शाम तक का वक्त है। अच्छे से सोच लेना क्या करना है। अपने बाप के साथ में रहना है या अपने कारोबार के साथ में। लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखना, सुधरोगे तभी इस घर में रहोगे, वरना इसके आगे बोलना एक बाप को शोभा नहीं देता। इसीलिए जितनी जल्दी हो सच्चाई को मान लो। अब मुझे सोने जाना है, कल मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। कहकर साहिब वहां से उठे और अपने कमरे में जाते जाते रुक करके वो पीछे मुड़े और डाइनिंग टेबल पर देखकर कहा, मैं जानता हूं तुम दोनों इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानने वाले। फिर भी अगर मेरी पीठ पीछे कुछ करने की सोच रहे हो तो काफी सावधानी से करना, क्योंकि इस साहिब की निगाहें चील से भी तेज हैं। ये काम तो मैं आज से 24 साल पहले भी छोड़ने को तैयार था, अगर सूर्य प्रताप की मौत ना हुई होती उस आतंकवादी हमले में। रिश्ते मेरे लिए हमेशा से पहले नंबर पर थे और रहेंगे। मैंने सूर्य को तो खो दिया है, पर अपने बेटे की निशानी को खोना स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए अनाहिता, रुद्राक्ष और ध्रुव इस घर में आकर ही रहेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। दक्ष ने गुस्से में आकर अपना हाथ टेबल पर दे मारा और शांतनी की ओर देखकर कहा, आप सही थी, इनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और अब हमारे लिए खतरा है। इन्हें जल्द से जल्द ठिकाने पर लगाना ही होगा। कल का दिन इनके लिए आखिरी दिन ही होगा। बहुत शौक है ना इन्हें रिश्ते निभाने का। इनके साथ इनकी पोती और विजेंद्र सिन्हा के पूरे परिवार को भी मरना होगा, ताकि ऊपर जाकर ये लोग रिश्ते अच्छे से निभा सकें। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही तरीके की हंसी थी।
लखनऊ में सब लोग हजरतगंज की दुकान पर बैठे थे। रोड पर बनी हुई ये दुकान पेड़ों के बीच में थी। पेड़ों के तनों पर ही बैठने की जगह बनी हुई थी। आसपास सूत की चारपाई भी लगाई गई थी। सबके चेहरों पर खुशी थम नहीं रही थी। सब चाट खा रहे थे। अचानक से अनाहिता को खांसी आने लगी तो पार्थ और अनिरुद्ध दोनों कार की तरफ गए और एक बोतल पानी की उठा ली। आते वक्त अनिरुद्ध का ध्यान पार्थ के हाथ की बोतल पर गया तो वो अपनी पागलपंती पर हंस पड़ा। पार्थ को जाने का बोलकर वहीं कार के बोनेट से सटकर खड़ा हो गया और पार्थ को देखने लगा। खांसने की वजह से अनाहिता का चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी नीली आंखें लाल हो गई थी। पार्थ लगातार अनाहिता की पीठ थपथपाए जा रहा था और बीच बीच में उसे पानी भी पिला रहा था। काफी देर बाद भी जब अनाहिता की खांसी रुकी नहीं तो अनिरुद्ध ने अचानक से उसके सामने जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अनाहिता, बहुत ज्यादा प्यार, इतना जितना कोई नहीं कर सकता। और ऐसा बोलते ही अनाहिता के साथ ही बाकी सब भी अनिरुद्ध को देखने लगे। निक्की को 1 मिनट के लिए अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। अनाहिता वैसे ही जम गई। पार्थ अपनी जगह से उठा और आकर अनिरुद्ध के सामने खड़ा हो गया, लेकिन अनिरुद्ध की नजर अभी अनाहिता पर ही थी। पार्थ ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम सच में अनाहिता से प्यार करते हो? अनिरुद्ध, हाँ करता हूं, लेकिन सिर्फ दोस्त वाला। कार्तिक, पर तुमने जैसे अभी कहा लगा नहीं कि ये सिर्फ दोस्ती वाला प्यार है। अनिरुद्ध, क्योंकि खांसी को रोकने के लिए इसे ऐसे शॉक देना जरूरी था। देखो इसकी खांसी रुक गई है। अनिरुद्ध की इस बात पर सब अनाहिता का मुंह देखने लगे, जो अभी भी आंख खोले बस अनिरुद्ध को ही घूर रही थी। सच में उसकी खांसी रुक गई थी। पार्थ, 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा। अनाहिता, जैसे ये सच बोल रहा है। कार्तिक, सही कहा तुम सबने। अनिरुद्ध, कुछ ज्यादा ही लगता है तुम लोगों को। कहते हुए अनिरुद्ध वापस जाकर कार के पास खड़ा हो गया। हिमानी ने उसे खड़े हुए देखा तो उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध, अब वो ठीक है? हिमानी, हाँ, तुमने शौक ही ऐसा दिया कि उसे ठीक होना ही पड़ा। ऐसा लगा जैसे तुमने दिल निकाल के रख दिया हो। अनिरुद्ध, वो सिर्फ एक मजाक था। हिमानी, ये तर्क उन लोगों के लिए रखो जो तुम्हारी आंखें ना पढ़ पाते हो। मुझे इन आंखों में प्यार, दर्द, बेबसी, अधूरापन, उदासी सब कुछ दिख रहा है। अनिरुद्ध, और भी कुछ देख लो, शायद दिख जाए। हिमानी, जितना प्यार तुम करते हो उससे अगर उसकी तस्वीर भी दिखने लगे तुम्हारी आंखों में तो वो भी कम होगा। आखिर कैसे मुस्कुरा लेते हो इतना दर्द समेट के? हिमानी ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा। अनिरुद्ध, क्योंकि उस दर्द में उसकी खुशियां हैं। प्यार होने से पहले वो मेरी दोस्त है और एक दोस्त का फर्ज है अपने दोस्त के प्यार में खुश होना। मुझे दर्द उसे ना पाने का नहीं है। दर्द बस इतना है कि उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसका ये दोस्त उससे कितना प्यार करता है। हिमानी, तुम बता सकते हो उसे। अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े पार्थ और अनाहिता को देखते हुए, तुम्हें लगता है सच जानकर वो दोनों खुश रह पाएंगे? मैं इतना खास हूं अनाहिता की लाइफ में कि वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस उसका प्यार मैं नहीं हूं। इसकी दोस्ती में हर चीज है, सुकून, भरोसा, शरारत, मासूमियत, और जब इतना कुछ हो पास तो प्यार की जरूरत ही क्या है? हिमानी, तुम लोग सच में सबसे अलग हो। दोस्ती और प्यार के मामले में तुम लोगों को कोई पीछे नहीं कर सकता। सैल्यूट है तुम सबको। अनिरुद्ध, कुछ तो बात है तुम में, वरना जो चीज मैं अना से छिपा ले गया उसे तुम कैसे समझ गए? अनिरुद्ध आगे कुछ पूछता उससे पहले अनाहिता ने उसे आवाज दी और अनिरुद्ध उधर चला गया। जाते अनिरुद्ध को देखते हुए हिमानी ने कहा, मुझे भी तुमसे ऐसे वाला ही प्यार हो गया है शायद, वरना जरूरत क्या है तुम्हारे गुस्से से कही हर बात का जवाब मुस्कुराते हुए देने की। हर वक्त इंसल्ट करने के बावजूद तुम्हारी ही बातें सुनने की तलब लगना, ये अच्छे लक्षण नहीं है। अनाहिता के बुलाने पर अनिरुद्ध उसके पास गया। तब अनाहिता ने उसके गालों को छूकर कहा, दोबारा ऐसा मजाक मत करना, देखो हमारा दिल अभी तक धड़क रहा है। अनिरुद्ध, इतनी सी बात को इतना ज्यादा मत सोचा करो। तुमसे मेरा प्यार किसी उम्मीद से नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कार्तिक और पार्थ का निक्की के लिए। अनिरुद्ध की इस बात पर अनाहिता ने उसे गले लगा लिया।
कुछ देर वहां रुकने के बाद अपने घर जाने का सोचा। एरिश को उसके घर ड्रॉप कर अनिरुद्ध और हिमानी अपने घर चले गए। वहीं कार्तिक, अनाहिता, निक्की और पार्थ घर आ गए। घर पर पार्थ ने पहले ही बता दिया था कि निक्की को ऑफिस में कुछ काम आ गया था, इसीलिए घर में लगभग सब लोग सो चुके थे। निक्की और कार्तिक अंदर जाने लगे तो पार्थ ने उनसे कहा कि वो थोड़ी देर में आते हैं। निकिता मुस्कुराते हुए अंदर चली गई, लेकिन कार्तिक ने पार्थ को छेड़ते हुए कहा, मजे हैं भाई मेजर तुम्हारे, हम तो यहाँ दिन भर नौकरी करते हैं और अपनी मुमताज की शक्ल देखने को भी तरस जाते हैं। शाम को जब तक आते हैं वो सो चुकी होती हैं। जाओ जाओ, कोई तो अपनी जिंदगी जी रहा है। कार्तिक की इस बात पर अनाहिता और पार्थ मुस्कुराने लगते हैं। पार्थ, कौन कहता है तुम्हारी मुमताज सो चुकी है? वो देखो, छत पर अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कार्तिक ने नजरें ऊपर की तो बालकनी से देख रही नंदिनी पर उसकी नजर पड़ गई। उसके चेहरे पर $1 मिलियन की स्माइल आ गई। उसने घर की तरफ जाते हुए कहा, मैं तो चला अपने होने वाली ब्राइड के पास, तुझे अपनी वाली को लेकर जहां भी जाना है जा। पार्थ, आपकी आज्ञा देने के लिए शुक्रिया जनाब। अंदर जा नौटंकी। कार्तिक अंदर चला गया और अनाहिता को लेकर पार्थ अनाहिता के घर आ गया। रात के 10:30 बज चुके थे। अनाहिता ने घर का गेट खोला। काफी दिनों से सफाई न होने के कारण घर कुछ गंदा हो चुका था और ये बात अनाहिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अनाहिता ने अपने स्टॉल को अपनी कमर पे लपेटा और घर साफ करने में जुट गई। पार्थ बार बार अनाहिता की हेल्प करने की सोचता और अनाहिता हर बार उसे कुर्सी पर बिठा देती। अनाहिता ने आधे घंटे में ही पूरा घर साफ कर डाला। उसने अपने पापा की फोटो के पास दिया जलाया और फिर अपने रूम में जाकर खिड़की के पास बैठ गई। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे सुकून पहुंचा रही थी। उसके पीछे पीछे पार्थ आया। उसने अनाहिता के बालों को एक साइड किया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर खिड़की के पास के स्टैंड पर बैठ गया। अनाहिता, इस घर में आकर हमें अलग ही सुकून मिलता है। ये बालकनी हमें हमारे असली वजूद से मिलवाती है। अक्सर खुद को पूरा महसूस करते हैं हम यहाँ। पार्थ अनाहिता के गले पर अपने होंठों को रखते हुए, तो शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। अनाहिता, क्यों? और शांति भवन में कौन रहेगा? पार्थ, जो वहां है। अनाहिता, तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? पार्थ अनाहिता को अपनी गोद में बिठाते हुए, क्योंकि तुम्हें यहाँ सुकून मिलता है और यहाँ हम अकेले भी तो हैं। अनाहिता, तो उसके लिए हम यहाँ रहेंगे? पार्थ, बिल्कुल। अनाहिता, बिल्कुल नहीं, हमें हमारा शांति भवन ही प्यारा है। हम तो वहीं रहेंगे, माँ, पापा, दादू, दादी और बाकी सबके साथ। आप ही रहना यहाँ अकेले। पार्थ, मैं तो रह लूंगा, पर तुम रह पाओगी मेरे बिना? अनाहिता, हाँ, बड़े आराम से। पार्थ, अच्छा, बड़े आराम से। ये कहकर पार्थ ने अनाहिता को अपनी तरफ खींचकर गोद में लेटा लिया। मीरा ने किसी को कॉल किया, पर अब उसके चेहरे पर परेशानी झलक आई। मीरा परेशान होते हुए खुद से बोली, हाय रब्बा, सारे शापे एक ही साथ हो जाते हैं। डॉक्टर अंकल भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे। इट्स ऑल राइट, आई एम फाइन, नील ने धीमी आवाज में कहा। तो मीरा उसे देखने लगी, फिर अपना फोन रखते हुए बोली, रुको 1 मिनट, मैं आती हूँ। फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और एक टैबलेट उसने नील को दिया। मीरा नील को दवाई देते हुए बोली, ये दवाई खा लो। नील ने मीरा को परेशानी देखकर चुपचाप मेडिसिन ले ली। मीरा नील का हाथ पकड़कर सोफे के पास आई। मीरा नील को देखते हुए शांत लहजे में बोली, बैठो, मैं तुम्हारे सर में मसाज कर देती हूँ। आई एम ओके, प्लीज यू डोंट नीड टू वरी, नील ने बिना किसी भाव के कहा। मीरा उसे घूरने और फिर थोड़ा सख्त आवाज में बोली, मिस्टर नील खन्ना, बैठो चुपचाप। मीरा ने नील को बैठाया और उसके पास बैठकर उसके सर की मसाज करने लगी। वो एकटक मीरा को देख रहा था। नील खुद से मन में बोला, गॉड, मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से देख रहा हूँ। और नजर सामने करके थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। कुछ देर बाद मीरा बोली, अब कैसा फील हो रहा है? पर तभी उसने अपने पैरों पर भार महसूस हुआ। नील सो गया था। मीरा ने उसका सर छूकर देखा। मीरा परेशान हो गई
और परेशान होते हुए ही खुद से बोली, बाबा जी क्या करूं, बुखार तो अभी भी है। मीरा ने अब नील को ठीक से सोफे पर लेटाया और खुद बाहर चली गई। कुछ देर में मीरा वापस आई। उसके हाथ में एक पानी का बाउल था और उसे टेबल पे रखा और कबर्ड के पास आई। एक रुमाल लेकर मीरा वापस आई और नील के पास बैठकर उसके सर पर पट्टी करने लगी। बाबा जी प्लीज इसे ठीक कर दो, मीरा खुद में ही बोली और फिर पट्टी चेंज करने लगी। अगली सुबह नील की आंखें खुली तो वो खुद को कमरे में देखकर हैरान था। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी जो उसके सीने पर ही सर रखकर सो रही थी। नील को अब रात की बातें याद आने लगी। वो एकटक मीरा को देखने लगा। तभी नील की नजर टेबल पर रखे पानी और रुमाल पर गई। नील खुद से बोला, क्या है ये? नील अब मीरा को देखने लगा जो सुकून से सोई हुई थी। नील एकटक फिर उसे देखने लगा। अब उसके हाथ खुद ब खुद मीरा की तरफ बढ़ गए। नील ने मीरा के गाल को हल्के से टच किया, पर फिर नील को एहसास हुआ उसने अपना हाथ हटा लिया। नील मन में, क्या कर रहा हूं मैं? नील उठने लगा, पर फिर मीरा को देखकर वैसे ही रुक गया और मीरा को देखने लगा। कुछ देर में मीरा की आंखें खुली। खुद को नील के इतने करीब मीरा के चेहरे पर एक असहज भाव था। नील मीरा को देख रहा था। वो समझ गया मीरा असहज महसूस कर रही थी, तो वो बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई डोंट नो व्हेन। आई नो तुमने कुछ नहीं किया, सॉरी, पता नहीं कब आग लग गई। मीरा ने अब नील का सर छूकर देखा। बुखार नहीं है अब, मीरा चैन की सांस लेते हुए बोली। नील बस मीरा को देख रहा था और मीरा की नजर जैसे ही उस पर गई वो एकदम खामोश हो गई। वो उठकर जाने लगी, पर नील ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी। मीरा पलटते हुए बोली, देखो मिस्टर हस्बैंड, तुम ऐसे। नील बैठा और उसने मीरा को अपनी तरफ खींचा जिससे वो उसके बहुत करीब आ गई थी। नील मीरा को देखते हुए प्यार से बोला, थैंक यू वाइफी। मीरा नील की आंखों में देख रही थी। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। मीरा संभलते हुए धीमे से बोली, थैंक यू की जरूरत नहीं, तुम बीमार थे तो मेरी ड्यूटी थी तुम्हारी देखभाल करना। नील ने मीरा को छोड़ दिया। मीरा भी जल्दी से बाथरूम में चली गई। नील खुद से मन में बोला, ये सब क्या हो गया, मैंने क्या किया अभी? बाबा जी कुछ तो बताओ, क्या हो रहा है? मैं क्यों बार बार उसे टच कर रहा हूँ? पहले ही दिन कह दिया था हाथ नहीं लगाऊंगा, इवन प्रॉमिस किया था, फिर भी। मीरा बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी हुई। वो लंबी सांसें लेती है और खुद से बोली, हाँ बाबा जी, ये मैं क्या महसूस कर रही हूँ और क्यों? उसके पास होने पर ऐसा महसूस हुआ और मुझे क्यों उसकी इतनी परवाह होने लगी? क्यों मैं उसके इतने करीब गई? पूरी रात उसके साथ थी। मीरू ये सब क्या हो रहा है? पहले जो तूने किया उसे उसका एहसान बराबर कर दिया। फिर वो कुछ सोचकर दोबारा बोली, पर इतना भरोसा, मैं इतना क्यों उसके करीब चली जाती हूँ? मीरा ये क्या कर रही है तू? आज तक किसी के इतना पास नहीं गई, तो इसे क्यों बार बार टच करती है? उसे पति मान लिया, अनचाही शादी थी ना, तो क्यों? मैं पागल हो गई हूँ, क्या क्या सोच रही हूँ? मीरा बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मीरा कुछ देर में बाहर आई। नील इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ था, शायद मीरा के बारे में ही। मीरा चुपचाप शीशे के सामने बैठी थी और बालों को सुखाने लगी। तभी नील की नजर उस पे पड़ी। लाइट ग्रीन क्रॉप टॉप, प्लाजो एंड रॉयल ब्लू सिल्वर प्रिंटेड फुल लेंथ जैकेट, गले में मंगलसूत्र। मीरा अपने बालों को सुखाकर मांग में हल्का सा सिंदूर लगाने लगी। नील मीरा को देख रहा था, फिर उसने नजरें हटा ली। नील मन में, ये क्या हो रहा है? मैं इसके आसपास रहा तो पागल हो जाऊंगा। मीरा ने नील को देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नील एकदम से बोल पड़ा, तुम्हारे आसपास कोई ठीक। नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा उसे घूरने लगी और उसके पास आई। मीरा नील को घूर कर चिढ़ते हुए बोली, देखो मिस्टर, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, तुम ना बहुत बोल रहे हो। नील बिना किसी भाव के बोला, प्लीज आई डोंट वांट। कि मीरा बीच में ही बोल पड़ी,
बस हाँ, अब फालतू मत बोलो, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। बड़े आए, मेरी ही गलती थी, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। बाबा जी कैसे एहसान फरामोश लोग बनाए हैं आपने, जिन्हें। नील अब उठा और उसने अपनी तरफ मीरा को खींचा, उसके करीब आ गई। नील के करीब आकर वो एकदम चुप हो गई। नील मीरा की आंखों में देखता हुआ बोला, सख्त आवाज में बोला, चुप, एकदम चुप। कितना बोलती हो तुम? अरे मुंह से निकल गया। और जो एहसान किया, जो मैंने नहीं कहा था करने के लिए। अजीब हो, कभी कहती हो पत्नी हूँ, ड्यूटी थी मेरी, कभी कहती हो एहसान किया। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? मीरा एकटक नील को देख रही थी। मीरा नील को देखते हुए बोली, ऐसी ही हूँ मैं, तुम्हारे कहने पर या तुम्हारे लिए बदलने वाली नहीं। मेरा नाम भले ही बदल सकता है, पर मीरा खुद को नहीं बदल सकती, याद रखना। नील अब भी मीरा को देखते हुए शांत भाव से बोला, मैं बदलने के लिए नहीं कह रहा, और एक बात, किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम सिर्फ तुम्हारी बुआ जी के लिए जोड़ा था, तो बस ना, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं जैसी हूँ मुझे रहने दो। मीरा बिना किसी भाव के बोली। नील अब मीरा को देखने लगा, फिर थोड़ा रूड होकर बोला, एक बात और, उस केस में पूरी मीडिया के सामने कोर्ट में तुमने खुद को नील खन्ना की वाइफ बताया, तो जस्ट रिमेम्बर, सबकी नजरों में मिसेस मीरा नील खन्ना तुम खुद बनी हो, मैंने नहीं बदला कुछ भी। इतना कहकर नील ने मीरा को छोड़ दिया और वहां से चला गया। मीरा खुद से, बोल तो ठीक रहा है, मीरू क्या कर रही है? बाबा जी कौन सी उलझन में डाल दिया है, पता नहीं क्या बोल दिया। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी। मीरू क्या करती है? तू भी ना, बाबा जी क्या करती हूँ मैं? मीरा को अब अपनी कही बात पर पछतावा हो रहा था। नील शारदा जी के रूम में आया, वो वहां नहीं थी, तो नील अब सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। सब हॉल में ही मौजूद थे। नील नीचे आ रहा था। मीरा भी कमरे से बाहर आई, तभी उसकी नजर नील पर पड़ी। मीरा मन में बोली, चलो ठीक है ये। मीरा अब उसकी तरफ बढ़ने लगी। नील नीचे आ रहा था। नील आगे बढ़ा, पर अचानक उसको सब धुंधला दिखाई देने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी और वो गिर गया। मीरा की नजर जैसे ही नील पर पड़ी, नील सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आने लगा। सब नील की तरफ भागे। नील अब जमीन पर गिरा, वो बेहोश हो चुका था। मीरा भागते हुए नील के पास आई। बाकी सब भी आ गए। नील, नील क्या हुआ? सिम्मी जी घबराते हुए बोली। शारदा जी भी घबराते हुए बोली, नील बेटा आंखें खोलो। मीरा ने नील के सर पर हाथ रखा, फिर उसने हाथों को छुआ। मीरा परेशान होते हुए बोली, इसकी बॉडी ठंडी हो रही है पापा जी, आप डॉक्टर अंकल को कॉल करिए। संजीव जी ने परेशान होते हुए तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। नील अपने कमरे में बेड पर बेहोश पड़ा था। बाकी सब भी वहीं खड़े थे। तभी संजीव जी डॉक्टर के साथ अंदर आए। बाकी सब सामने से हट गए। डॉक्टर बेड के पास ही एक चेयर पर बैठ गए और नील को देखने लगे। पहले वो नील को चेक करने लगे, फिर उसकी आंखों को देखने लगे। डॉक्टर अब सबको देखते हुए बोले, नील की बॉडी बहुत ठंडी पड़ गई है, आप सब बाहर जाइए, मुझे कुछ टेस्ट करने हैं। शारदा जी घबराते हुए बोली, नील ठीक तो है ना? सिम्मी जी ने परेशान होते हुए पूछा, हाँ भाई साहब, नील ठीक है ना, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर शांत लहजे में बोला, सिम्मी जी, माँ जी, पहले मैं चेक तो कर लूं, तभी कुछ कह सकता हूँ। सब बाहर चले गए। शारदा जी रोने लगी। मीरा ने उन्हें पकड़ लिया। नानी माँ प्लीज, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, मीरा ने उन्हें शांत कराते हुए कहा। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आए। क्या हुआ नील को? नील के डैड संजीव जी ने पूछा। मेरा बच्चा ठीक है ना? नानी माँ ने घबराते हुए बोला। डॉक्टर थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, नील को कुछ दिया गया है, मतलब कुछ गलत नशीला पदार्थ, जिसका असर बॉडी पर कुछ 3 से 10 दिन के बीच में दिखता है और उसी का साइड इफेक्ट है। इससे बॉडी कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ठंडी हो जाती है। नील तो कोई नशा नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। शारदा जी रोते हुए बोली, हाँ बेटा, आपको पूरा यकीन है? प्रताप जी ने परेशान होते हुए पूछा। डॉक्टर शांत लहजे में, हाँ अंकल जी, ये तो सुरभि ने जो दिया था उसका साइड इफेक्ट है, और कल रात जो बुखार भी हुआ था, मैंने आपको कॉल भी किया था, मीरा ने कहा। डॉक्टर को सोचकर मीरा से बोले, मीरू बेटा, मेरा फोन शायद स्विच ऑफ था, इसलिए वैसे अभी इंजेक्शन दिया है, दवा लिख दी है, होश में आने पर अभी वक्त लगेगा,
ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखने की जरूरत है। बॉडी टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। डरने वाली कोई बात नहीं है ना? प्रताप जी ने पूछा। नहीं अंकल जी, डरने की बात नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना होगा, वरना साइड इफेक्ट बढ़ भी सकता है, डॉक्टर ने बताया। शारदा जी रोने लगी। सिम्मी जी ने उन्हें पकड़ लिया। मीरा शारदा जी को शांत कराते हुए बोली, नानी बा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर डॉक्टर अंकल ने कहा ना, बस ध्यान रखना होगा, तो सब है ना। विशु पीछे थी, जो ये सब सुन चुकी थी। वो परेशान होके बोली, किसका ध्यान रखना है? और डॉक्टर अंकल इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? सब चुप थे, तो विशु इधर उधर देखने लगी और परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और भाई कहाँ है? संजीव जी विशु की ओर देखकर उदास होते हुए बोले, वो नील की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ साइड इफेक्ट हो गए हैं। विशु परेशान होते बोली, क्या? कैसे डैड, क्या हुआ? वो सुरभि ने जो जूस में मिक्स किया था उसका साइड इफेक्ट है, उसी से हुआ है, मीरा ने धीमे से कहा। आप सब ध्यान रखना। संजीव, ये दवा मंगा लो। डॉक्टर इतना कहकर अब चले गए। बाकी सब नील के कमरे में आए। वो बेहोश पड़ा हुआ था। शारदा जी रो रही थी। मीरा चुप थी, पर परेशान थी, जो वो किसी को दिखा नहीं रही थी। मीरा उठकर नील के पास आई, उसका सर छूकर देखने लगी। मीरा मन में, अभी भी सब वैसा ही है। फिर उसने नील को ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाया और फिर अलमारी की तरफ जाकर एक और ब्लैंकेट लेकर आई और नील को ठीक से ओढ़ाया। विशु, शारदा जी, सिम्मी जी परेशान थे। मीरा सबकी ओर देखने लगी, फिर एकदम नॉर्मल होते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, आप सब चिंता मत करिए। शारदा जी कुछ सोच ही रही थी, फिर वो खड़ी हुई और बोली, मीरा बेटा, तू ध्यान रखना नील का। मीरा धीमे से बोली, जी नानी माँ। विशु भी कुछ सोच रही थी। फिर सब वहाँ से बाहर आ गए। मीरा ने नील के पास आकर उसका हाथ छुआ। बाबा जी, उस चिपकू गम ने जो किया उसकी सजा इसे और पूरे परिवार को मत दो, जल्दी ठीक कर दो इसे। मीरा अब नील के हाथ रगड़ने लगी, फिर पैरों को। मीरा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। शाम का वक्त था। मीरा नील के हथेली पर तेल रगड़ रही थी। तभी धीरे धीरे नील की आंखें खुली। वो सब देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। मीरा नील को होश में आया देखते ही खुश हो गई। मीरा ने नील को देखा और उससे फिर पूछा, तुम ठीक हो ना? मीरा एकदम से नील के गले आ लगी और नील हैरानी से उसे देख रहा था। हॉस्टल के कमरे में लेटा ध्रुव अनाहिता के बारे में सोच रहा था। आज कितने ही दिन हो गए थे अनाहिता से मिले हुए। वो सोच रहा था अनाहिता ने तो उसे दूसरे दिन ही मिलने का बोला था, पर आज इतने दिनों बाद भी अनाहिता ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अनाहिता ने उसका नंबर लिया था, पर उसके पास अनाहिता को कोई नंबर नहीं था जिससे वह अनाहिता को कॉल कर सकता। ध्रुव जानता था उसके पास वक्त कम है, क्योंकि दक्ष और साहिब दोनों को पता चल गया था कि ध्रुव इस वक्त लखनऊ में है और वो किसी भी तरीके से उन्हें वहां से लेकर ही जाएंगे। वहीं इलाहाबाद में अमिता साहिब के कमरे में जाती है। कुछ देर पहले हुई बातों को अमिता ने सुन लिया था। कमरे में साहिब आंखें बंद कर लेटे हुए थे। अमिता उनके पास गई और उनके पैरों पर सर रखकर रोने लगी। अमिता के सुबकने और उसके आंसुओं के पैरों पर गिरने के कारण साहिब की आंखें खुल जाती हैं। वे उठ बैठते हैं। अमिता को रोते देख साहिब उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अमिता, साहिब हमें माफ कर दीजिए, हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए। हमें लगा जेठ जी के साथ में जो कुछ भी हुआ आपने ही कराया है। आप रिश्तों को हर चीज से ऊपर रखते हैं, ये समझने में हमने कितनी देर कर दी, जबकि इन सबके पीछे तो दीदी और ध्रुव के पापा का ही हाथ है। हम ये तो जान ही नहीं पाए कि आप अपने नाती पोतों के खिलाफ कभी थे ही नहीं। आपको तो बुरा बनाया गया था, आप क्या कर सकते थे जब आपको पता ही नहीं था कि आपकी नाती नातिन और बड़ी बहू जिंदा है। उन्हें लाने का फैसला करके आपने बहुत अच्छा किया। पूरा परिवार एक साथ होने का जो ख्वाब आपने देखा है वो बहुत ही जल्द पूरा होगा। पर अमिता आगे के शब्द बोल नहीं पाई। साहिब ने उसके सर पर अपना हाथ फेरा और कहा, जो कहते कहते तुम रुक गई। उस शब्द के अपनेपन के लिए मैंने कितने ही सालों इंतजार किया है। पैसे और रिश्तों में से रिश्ते हमेशा मेरे लिए सर्वोप्रिय रहे हैं, लेकिन जब मेरे बड़े बेटे को इसी पैसों की वजह से मुझसे दूर रहना पड़ा
तब मैंने इस गलत काम को छोड़ने का सोच लिया था, लेकिन मेरे बेटे की मौत ने मुझे तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद जब बहू और अनाहिता की मौत की खबर आई, फिर तुम भी ध्रुव को लेकर चली गई। मेरे लिए सारे रिश्ते उसी वक्त खत्म हो गए। इस बड़ी सी हवेली में एक लाश के जैसे साहिब नाम के बोझ के साथ मैं अकेला रह गया। उस वक्त दक्ष और शांतनी के अलावा कोई नहीं था इस बुढ़े के साथ। काश उस वक्त सब लोग मेरे साथ होते तो इस साम्राज्य की खोखली नींव कब की खत्म हो चुकी होती। फिर भी जो उस वक्त ना हो सका वो अब होगा। सूर्य ना सही पर उसके बेटे बेटी ध्रुव और मेरी दोनों बहुएं इस हवेली में मेरे साथ रहेंगे। इतना कहकर साहिब ने उठकर अमिता के आंसुओं को साफ किया और फिर कहा, बेटा अब रोने का वक्त नहीं है। हमारा बुरा वक्त खत्म हो चुका है। कल इस घर की खुशियां किसी भी कीमत पर मैं लेकर आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। अमिता साहिब के हाथ को चूमकर, पापा ऐसा मत कहिए, उन खुशियों का आपके बिना क्या काम। मुझे यकीन है आप अपने तीनों बच्चों के साथ ही घर वापस आएंगे। साहिब यकीनन यही होगा। अब जाओ सो जाओ, कल का दिन बहुत कुछ आने वाला है। अमिता, खुशी के मारे नींद कहाँ आने वाली है आज रात को पापा। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों से मिलना है। साहिब, बस किसी तरह ये रात बीत जाने दो बेटा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अमिता, जी पापा, और वो चली जाती है। कमरे में जल रही धीमी रोशनी को देखते हुए साहिब की पलकें धीरे धीरे भारी हो जाती हैं और नींद उन पर अपना अधिकार जमा लेती है। घर से थोड़ी दूर फार्म हाउस में शांतनी और दक्ष कुछ आदमियों के साथ बैठे हैं। दक्ष उन आदमियों को समझाते हुए, कल जब साहिब सिन्हा के घर में जाएंगे तो उनकी बातें किसी को भी सच नहीं लगेंगी। वहां से निकलते वक्त कुछ दूर चलने के बाद ही उन पर सीधा गोलियों का अटैक होना चाहिए। हाँ, एक भी गोली उन्हें लगनी नहीं चाहिए। आवाज सुनकर जरूर विजय के घर वाले बाहर आएंगे और ठीक उसी वक्त बाहर आए हुए लोगों पर भी तुम सबको अटैक करना है। गोली लगने के बाद वो लोग गाड़ियों पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की सोचेंगे और तुम्हें पता है उसके बाद क्या करना है। बस इतना समझ लो, कुछ भी हो जाए, पकड़े जाओ तो नाम साहिब का ही लेना है, सारे एक साथ। ठीक है, दक्ष शांतनी की ओर देखते हुए, पर दीदी गोली बाबा को क्यों नहीं लगनी चाहिए। शांतनी, क्योंकि इतनी आसान मौत बाबा को नहीं देनी। उनकी मौत तो ऐसी होगी कि उनके पोते पोती ही उनसे नफरत करें। उनके किए कर्म का हिसाब उनकी वो पोती दे जिसके लिए वो इतने परेशान बैठे हैं। शांतनी की इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। खिड़की पर बिस्तर लगाकर बैठे पार्थ की गोद में बैठी अनाहिता चांद की ओर देख रही थी। पार्थ की आंखें बंद हैं और हाथ अनाहिता के बालों में टहल रहे हैं। अनाहिता, महादेव न करे अगर हम कल को कहीं खो जाएं तो आप हमें कैसे ढूंढेंगे। पार्थ अनाहिता को बाहों के घेरे में लाते हुए, महादेव ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अनाहिता, नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कभी हुए तो। पार्थ, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। मेरा दिल तुम्हारे वजूद को एक झटके में पहचान लेगा। पार्थ के इस जवाब ने अनाहिता के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अनाहिता ने भी पार्थ के हाथों को थामते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अनिरुद्ध अकेले छत पर बैठा पूरे चांद को देख रहा था। वैसे तो अनिरुद्ध जल्दी स्मोकिंग नहीं करता था, पर आज उसकी बेचैनी ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया था। तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। रिया या माँ के ख्याल से अनिरुद्ध ने सिगरेट छुपा दी। हिमानी आकर उसके आगे खड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने हिमानी को देखा तो चुपचाप सिगरेट निकालकर वापस पीने लगा। हिमानी, इतनी रात को अकेले छत पर बैठकर स्मोकिंग करना एक फौजी को शोभा नहीं देता। अनिरुद्ध, मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता, फिर भी तुम्हें मुझे छेड़ते रहने में पता नहीं कौन सा सुकून मिलता है। इतनी रात को अकेले रहने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, फिर भी तुम यहाँ तक पहुंच गई। जाकर सो जाओ। हिमानी, एक काम करो, तुम मुझे कुछ सुना ही दो, इससे तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी और मेरे सुकून में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। अनिरुद्ध के बगल में बैठते हुए हिमानी ने कहा, अनिरुद्ध, ये बेचैनी तुम्हारी वजह से नहीं है, बस आज पार्थ का चेहरा देखकर दिल अजीब सा हो गया है।
सिर्फ एक मजाक से उसका वो हाल था। कभी अगर उसे कहीं से सच पता चला तो क्या होगा उसका? और अनाहिता, क्या वो मेरी दोस्त रह पाएगी? हिमानी, पहली बात तो अपने प्यार को मजाक का नाम देना बंद करो। और उसे सच बताएगा कौन? तुम, जिसे खुद से ज्यादा उसकी परवाह है, या मैं? वैसे तो मैं बताऊंगी नहीं, और अगर मैं बता भी दूं तो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कोई। अनिरुद्ध नम आंखों से, जो एक मजाक है उसे मजाक कहना गलत थोड़े है। और तुम कब से इतनी वफादार हो गई मेरे प्रति, जो मेरी बातों को किसी से नहीं कहोगी? वैसे अगर तुम ये वफादारी देश के लिए करो तो कितना अच्छा होगा ना। मतलब मेरे मन में भी तुम्हारे लिए इज्जत होगी। फिर ना ही तुम्हें देखकर मन में हर वक्त गुस्सा आएगा, ना ही मैं तुम्हें कुछ बुरा भला कहूंगा। हिमानी, अगर कल को तुम्हें पता चले तुमने जो जो मुझे कहा है वो सब गलत है, और मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो, तो तुम क्या करोगे? अनिरुद्ध, अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद पहली बार होगा जब मुझे खुद के गलत साबित होने पर अफसोस नहीं, खुशी होगी। क्योंकि तुम बेहतरीन हो, और बेहतरीन को हमेशा अच्छाई के साथ रहना चाहिए। शायद तुम्हारे अच्छे साबित होने पर तुम मेरी दूसरी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो, क्योंकि तुम ही हो अनाहिता के अलावा जो मेरी अनकही बातों को मेरी आंखों से समझ लेती हो। हिमानी, मुझे भी उसी वक्त का इंतजार है, लेकिन हो सकता है वो वक्त आने से पहले ही मैं तुम लोगों से दूर चली जाऊं। मेरे जाने के बाद अगर कुछ भी ऐसा जानने को मिले जो मेरे बारे में अच्छा हो, तब तो तुम मुझे थोड़ा सा याद किया करोगे ना? हिमानी ने नम आंखों से कहा। अनिरुद्ध ने हिमानी की ओर देखते हुए कहा, कुछ अच्छा जानने को ना भी मिला तब भी तुम मुझे याद आओगे, क्योंकि एक तुम ही हो जिस पर मैं अपना गुस्सा बेधड़क कभी भी निकाल सकता हूं। अनिरुद्ध की इस बात पर हिमानी की आंखें नम होने के बावजूद भी होंठों पर हंसी फैल गई। दोनों अब चुप हो गए थे। इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी उनके दरमियान। चांद को एकटक देखते हुए हिमानी ने अपना सर अनिरुद्ध के कंधे पर रख दिया, और अनिरुद्ध ने उसे हटाने की कोशिश भी नहीं की। एक अनकही कहानी तो यहां भी शुरू हो गई थी। सूरज की हल्की रोशनी से अनाहिता की आंखें खुल गई थी। उसने देखा कल रात वो दोनों खिड़की पर ही सो गए थे। अनाहिता पार्थ की गोद से उठी तभी उसका फोन बज पड़ा। फोन नंदिनी का था। अनाहिता ने खिड़की बंद कर उस पर पर्दा लगाया और खुद फोन लेके हॉल में आ गई। नंदिनी, कहाँ गायब है तू? अनाहिता, हम और पार्थ हमारे घर पर हैं। क्या हुआ? नंदिनी, जल्दी से भाई को उठा और घर आ जा। थोड़ी देर में समर जीजू के माँ पापा आने वाले हैं। फिर दादू और पापा एरिश के घर जाएंगे निक्की का रिश्ता लेकर। निक्की ने घर सर पे उठा रखा है, इसीलिए तू जल्दी से घर के लिए निकल। अनाहिता, हम बस 10 मिनट में पहुंचते हैं। नंदिनी, ठीक है। वहां अनिरुद्ध और हिमानी भी छत पर ही सो गए थे। अनिरुद्ध बैठा ही था और हिमानी ने उसकी गोद में अपना सर रखा हुआ था। सूरज की रोशनी जब अनिरुद्ध के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी गोद में लेटी हुई हिमानी को देखा। ये पहली बार था जब अनिरुद्ध ने हिमानी को इतने ध्यान से देखा था। उसकी बड़ी आंखें नींद में भी आधी खुली थी। उसके हल्के भूरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और सुर्ख लाल होंठ सूखे हुए थे। अनिरुद्ध ने एक और चीज बड़े ध्यान से नोटिस की। हिमानी ने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद की थी, जैसे वो किसी चीज को अपने हाथों में कसकर बंद करने की कोशिश कर रही हो। सोते हुए भी उसके माथे पर लकीरें दिख रही थी। अनिरुद्ध ने उसके चेहरे के बालों को पीछे किया, तभी उसे रिया की आवाज सुनाई दी। अनिरुद्ध ने उसे अपनी गोद से उतारकर छत के झूले पर लिटा दिया और खुद थोड़ी दूरी पर एक खंबे से सर लगाकर बैठ गया। रिया छत पर आते हुए, लगता है दोनों ने पूरी रात बातें कर कर ही बिता दी। अनिरुद्ध, उठो, जल्दी हमें अनाहिता के घर जाना है, उसके बाद एरिश के घर। रिया ने अनिरुद्ध के माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा। अनिरुद्ध ने उठने का झूठा नाटक किया और रिया को देखते हुए कहा, सॉरी भाभी, रात को बात करते करते हम दोनों यहीं सो गए थे। रिया ने अनिरुद्ध के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, यही तो मैं भी कह रही हूँ अनी, आप दोनों एक दूसरे को समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। आखिर मुझे भी तो देवरानी चाहिए। अनिरुद्ध उठते हुए, आप भी ना भाभी,
सुबह सुबह शुरू हो गई। वैसे आप कुछ कह रहे थे? रिया, अरे मैं भी भूल गई, जल्दी चलो तैयार हो जाओ, हमें आपके फ्रेंड के घर जाना है, उसके बाद एरिश के घर। अनिरुद्ध, एरिश के घर क्यों? रिया, आपकी बहन का रिश्ता लेकर। अनिरुद्ध खुशी से उछलते हुए रिया को उठा लेता है और जोर से चीखता है, ये सबसे बेस्ट न्यूज है आज की, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आपको नीचे मिलता हूँ। अनिरुद्ध के ऐसे चीखने से हिमानी की आंखें खुल जाती हैं। हिमानी आंखें मलते हुए, क्या हो गया सुबह सुबह? रिया जाकर उसके माथे को सहलाते हुए, हम सब निक्की के लिए एरिश की मम्मी से बात करने जा रहे हैं, तुम चलना चाहोगी हमारे साथ? हिमानी, अनिरुद्ध मुझे नहीं ले जाएंगे। रिया, तुम उसकी चिंता मत करो, बस जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। हिमानी खुश होते हुए, थैंक यू सो मच भा, कहते हुए हिमानी रुक गई। रिया, तुम मुझे भाभी बोल सकते हो। हिमानी रिया के गले लगते हुए, थैंक यू भाभी, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आप सबसे मिलती हूँ, कहते हुए हिमानी चली जाती है। रिया खुश होते हुए, जल्दी ही मुझे भाई के साथ मेरे देवर की भी बारात तैयार करनी पड़ेगी, लगता है काफी कुछ बदलने वाला है।